हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन को हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो भारतीय शिक्षा आयोग। और ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी भारतीय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो सर हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था भारतीय शिक्षा आयोग। चलिए इसके डिटेल जानते हैं कि हंटर कमीशन में एक्चुअली हुआ क्या था। हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में हुई थी। लॉर्ड रिपन उस टाइम थे हमारे हेड समझ लीजिए। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये हंटर कमीशन बनाया गया था और जिसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। तो एक्चुअल में ये जो कमीशन बनाया गया था, इसका मेन काम ये था कि वुड की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी समीक्षा करना कि उसमें क्या कमियां रह गई, क्या वजह थी कि वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जबकि वुड के घोषणा पत्र में काफ़ी अच्छे सजेशंस थे भारतीयों के लिए। तो उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया। हंटर कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम विल्सन हंटर, इसीलिए उसे पॉपुलरली हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर कमीशन का उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। देखिए, पहले तो इसका काम था कि वुड की जो शिक्षा प्रणाली थी या फिर घोषणा पत्र था उसकी समीक्षा करना। देन जब जो प्राथमिक और द्वितीयक स्तर मतलब सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा की बात की जा रही है, उनकी समीक्षा करना कि वो जो प्राथमिक शिक्षा चली आ रही है, माध्यमिक शिक्षा चली आ रही है, तो उसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार लाने हैं हमें। हंटर कमीशन का कार्य वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं के कारण खोजना था तथा इसके अतिरिक्त इसका कार्य भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर उन समस्याओं को दूर करने के तरीके तथा पद्धतियां सुझाना था। तो वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसकी समीक्षा करना, उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं और क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसको सुझाने का कार्य हंटर कमीशन को दिया गया था। अब बात करते हैं हंटर कमीशन के कार्य क्या थे। तो हमने इंट्रो में ही पढ़ लिया उसके कार्य क्या थे, पर इधर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा, राज्य संस्थानों व द्वितीयक शिक्षा स्तर की समीक्षा करना। तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और जो स्टेट लेवल की संस्थाएं थी उन सब की समीक्षा करना कि उसमें क्या चीज़ें हैं या फिर क्या चीज़ों को हम सुधार सकते हैं और शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं, ये कार्य दिया गया था हंटर कमीशन को। शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के योगदान की समीक्षा करना। तो जो ईसाई मिशनरियाँ स्कूल चला रहे थे वो उसमें क्या कमियां थी वो देखने का काम हंटर कमीशन को दिया गया। और एट लास्ट हंटर कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा से हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईसाई मिशनरी जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो भारतीयों के काम में नहीं आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, प्लस ऐसी एजुकेशन जो कि लिमिटेड थी या फिर कह लो सिर्फ नौकरी तक ही सीमित थी। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था भारतीयों का, इसीलिए उन्होंने एट लास्ट हंटर कमीशन ने ईसाई मिशनरियों को अलग कर दिया था भारतीय शिक्षा से, जो कि बहुत अच्छा काम किया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में। निजी उद्गम क्षेत्रों के प्रति सरकार के व्यवहार की समीक्षा करना। तो जो भी निजी संस्थान है जो शिक्षा देना चाहते हैं उनके प्रति जो सरकार का व्यवहार था या जो बिहेवियर था उसकी भी समीक्षा करने का कार्य किसको दिया गया था, हंटर कमीशन को दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हंटर आयोग के मुख्य सुझाव। तो
प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या सुझाव दिए थे, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुणों को रोपित करना चाहिए। तो हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, किसी को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो सेम हंटर आयोग ने भी कहा कि भारतीयों को जो भी शिक्षा दी जाए, स्पेशली एट प्राइमरी लेवल, उनका मोटिव होना चाहिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए या ये गुण उनमें डेवलप किया जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की मातृभाषा होनी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, वो मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति जिला अधिकारी द्वारा होनी चाहिए तथा जिन्हें सरकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए। तो ज़िला अधिकारी जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति करे, सो दैट कि ट्रेंड अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाएं बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो ट्रेनिंग स्कूल्स के भी बारे में बात की उन्होंने कि ट्रेंड टीचर आने चाहिए प्राथमिक शिक्षा में, प्लस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी विद्यालय होने चाहिए। पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों, उन्होंने कहा जो प्राथमिक लेवल है, जो प्राइमरी लेवल है, उसमें जो विषय होने चाहिए वो जीवन उपयोगी होने चाहिए। उन्होंने कहा कृषि हो गया, प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान हो गया, अंकगणित, माप की स्थानीय पद्धतियाँ जो होगी, जो लोकल एरिया में यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्राथमिक लेवल पे इंक्लूड करनी है। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा व्यवहारिक बनाया जाए, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसा स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए जो आगे चल के बच्चे को काम ना आए। तो हंटर कमीशन ने सेम वही बात की कि पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाना चाहिए और व्यवहारिक विषयों को उसमें शामिल करना चाहिए। आदिवासी जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के मध्य प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार का दायित्व होना चाहिए। अब जो मिशनरीज़ कर रहे थे, ईसाई मिशनरियों का जो दायित्व था उसे हटा दिया गया और कहा गया ये पूर्ण तरीके से सरकार का दायित्व होना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग है, आदिवासी जनजातियां हैं, उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है कि सब पढ़ें। तो उनको ज़्यादा अवेयर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सरकार की होगी। विद्यार्थियों से विद्यालय की फीस उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर ली जानी चाहिए। जिसका जैसा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जैसी उसकी स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों से उतनी ही फ़ीस चार्ज करे जो कि वो दे पाएँ। तो ये कुछ सुझाव थे प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड जो हंटर कमीशन ने दिए थे। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा की या द्वितीयक शिक्षा से जुड़े हुए हंटर आयोग के कुछ मुख्य सुझाव की, तो उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का भार निजी संस्थाओं के कंधों पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें हमें निजी संस्थानों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सरकार पे बर्डन बहुत बढ़ रहा है। तो हमें हेल्प लेनी चाहिए निजी संस्थाओं की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की। द्वितीयक शिक्षा के विकास हेतु सरकार को अधिक मात्रा में अनुदान राशि उपलब्ध करवानी चाहिए। तो जो माध्यमिक स्कूल है या माध्यमिक शिक्षा है उसका विकास तभी हो पाएगा जब अनुदान की जो राशि है उसे बढ़ाया जाए, उसकी अमाउंट को बढ़ाया जाए, सो दैट डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, अच्छी तरीके से हम माध्यमिक शिक्षा को प्लान कर सके और एग्जीक्यूट कर सके और उनको जो लोग हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर सके। लोगों के कल्याण हेतु हर ज़िले में कम से कम एक मॉडल हाई स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। मॉडल हाई स्कूल क्या होता है, आपने प्राथमिक विद्यालयों में भी मॉडल स्कूल्स होते हैं। मॉडल स्कूल्स में सारी चीज़ें होती है, जैसे खेल कूद से रिलेटेड इक्विपमेंट हो गए, म्यूज़िक से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, साइंस लैब हो गई, इंग्लिश, मैथ, ये सब की लैब्स होती है, लाइब्रेरी होती है। तो हर वो चीज़ जो एक नॉर्मल स्कूल में होनी चाहिए वो मॉडल स्कूल में उपलब्ध होती है।
तो लोगों के कल्याण हेतु हर ज़िले में एक मॉडल हाई स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। ये हंटर कमीशन का सुझाव था। कमीशन ने कहा कि द्वितीय चरण में शिक्षा को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो मिडिल स्कूल है या फिर कह लो माध्यमिक शिक्षा है, उसे 2 भागों में किसने डिवाइड किया था? हंटर कमीशन ने। ए कोर्स और बी कोर्स बोल सकते हैं, और अ और ब भी बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोले तो ए कोर्स में आर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती थी और बी कोर्स में साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती थी, या साइंस स्ट्रीम कह सकते हैं, ठीक है। बी कोर्स में ज़्यादा व्यवहारिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बट जबकि ए कोर्स में लिटरेचर हो गया, आपकी हिस्ट्री होगी, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में किसने बांटा था? हंटर कमीशन ने बांटा था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अलावा स्त्री शिक्षा के बारे में भी बात की थी। मुस्लिम शिक्षा के बारे में अलग से व्यवस्था की गई थी। पिछड़े वर्ग और निम्न जातियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न बनाने की बात की थी। अब ये तो हो गए कि हंटर कमीशन ने किस किस चीज़ों के बारे में बात की थी। अगर हम गुणों की बात करें तो हमने जो अभी डिस्कस किया है कार्य के बारे में हंटर कमीशन के, वही उसके गुण हैं, पर एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं अलग से। अगर हंटर कमीशन के मूल्यांकन की बात करें, उसके गुणों की बात करें, तो कुछ गुणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ उसके मेरिट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपने का सुझाव दिया, जिससे भारतीयों में राष्ट्र चेतना जागृत हुई, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो गई। भारतीय पूरी तरीके से पहले जो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ईसाई मिशनरियों के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उन्हें खुद दी गई जिम्मेदारी, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था की रचना खुद करेंगे, उसकी व्यवस्था खुद करेंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र चेतना जागृत हुई। इस वजह से आयोग ने मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़े जातियों या निम्न वर्ग आदि के शैक्षिक विकास में सहायता प्रदान की। तो इन्होंने हर कैटेगरी को छुआ था, हर कैटेगरी के लोगों के बारे में सोचा था, जैसे मुस्लिम वर्ग, स्त्री, पिछड़ी जातियां, सब के शैक्षिक विकास में सहायता प्रदान की थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा पर उपकार किया था। अब उन्होंने ईसाई मिशनरियों को हटा दिया था हंटर कमीशन ने। उन्होंने कहा भारतीय अपने आप अपनी शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, देखरेख करेंगे, और ये ऐसा करके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेवर किया था भारतीयों के ऊपर, क्योंकि ईसाई मिशनरियों द्वारा दी गई शिक्षा काम नहीं आ रही थी भारतीयों के। आयोग ने शिक्षा में व्यवहारिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को जीवन उपयोगी बना दिया था। अब हंटर आयोग ने कहा कि कृषि को जोड़ दो, और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो उस गांव से, उस क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एज अ सब्जेक्ट प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हंटर आयोग ने शिक्षा को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश की थी, नए सब्जेक्ट्स, विषयों को जोड़कर, जो कि बहुत ही अच्छा था। हंटर आयोग ने बहुत अच्छे काम किए और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं हंटर आयोग की वजह से भारतीय शिक्षा में। बट हंटर आयोग के कुछ दोष भी थे जो कि हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। हंटर आयोग में नयापन बहुत कम था। इसमें अधिकतर सुझाव वुड के घोषणा पत्र से लिए गए थे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो सजेशन लिए गए थे या फिर जो सुझाव हंटर आयोग के द्वारा लिए गए थे, उसमें कुछ खास या नयापन नहीं था। वुड ने जो बातें कही थी उसी को उन्होंने एज इट इज़ रिपीट कर दी थी। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया, परंतु इनके पास इतना धन नहीं था कि ये जनसाधारण की शिक्षा व्यवस्था कर सके। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लोकल बॉडीज़ को दे दी या फिर स्थानीय लोगों को दे दी थी, बट उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जनसाधारण या लोगों की शिक्षा व्यवस्था प्लान कर सके अच्छी तरीके से।
तो एक डिसएडवांटेज था। उनके हाथों में आपने जिम्मेदारी तो दे दी पर धन नहीं दिया, और ये नहीं देखा कि उनके पास इतना धन है भी कि नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण पर बहुत कम धन खर्च किया गया। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षण के बारे में बात की थी। जैसे माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, ए वर्ग और बी वर्ग। बट ए वर्ग बी वर्ग में जो बी वर्ग था उसे व्यावसायिक शिक्षा देनी थी बच्चों को, बट उस पर धन नहीं खर्च किया गया। जितना अमाउंट खर्च किया जाना चाहिए, वो प्रशिक्षण के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी वो दिया नहीं गया, और जिसकी वजह से उनका जो आइडिया था व्यावसायिक शिक्षण का वो भी थोड़ा सा फ्लॉप ही गया। मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की गई, जिससे देश में सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो गई। तो एक कैटेगरी के लिए आप अलग से शिक्षा व्यवस्था कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों में सांप्रदायिकता की भावना कहीं ना कहीं जागृत हुई, और इसीलिए ये जो इन्होंने अलग से प्रोविज़न बनाया था मुस्लिम शिक्षा के लिए, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव गया, या फिर इसका भी बुरा प्रभाव पड़ा भारतीयों के ऊपर। निजी संस्थानों ने शिक्षा का विकास तो किया पर केवल संख्यात्मक रूप में। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जोड़ दिया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए शिक्षा व्यवस्था में, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आए और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की, बट सिर्फ संख्यात्मक रूप में। संख्या बढ़ गई स्कूल कॉलेजेस की, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं वहीं पर ठहर गया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब एजुकेशन में आए, एजुकेशन फील्ड में आए, उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।